कैमरा भी ऑन कर ले सभी बच्चे। अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग से कराता हूँ, रुको। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखेंगे। पहले एक बार बेटा कल का रिवाइज कर लो आप लोग, ठीक है। लॉज समझ लो, उसके बाद फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो फिर ये एकदम से समझ में नहीं आएगा आपको। देखो, तो कल बेटा जो हमने लॉज पढ़े थे इलेक्ट्रोलिसिस के, है ना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ का मतलब था ऋषि, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, अगर हम किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो बेटा जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा मेटल डिपॉजिट होगा, ठीक है। अभी एक बार क्लास के अंदर मुझे एब्सेंट वाले बच्चे भी देखने हैं। किशोर, किशोर कैमरा ऑन करें, किशोर बोले। कुछ बच्चे बेटा क्लास में इन एंड आउट करते हैं, ये क्या हो रहा है? क्लास में रेगुलर प्रेजेंट हो। किशोर जल्दी रिप्लाई करो बेटा, माइक ऑन करो जल्दी, बार बार नहीं बोलना पड़े। देवांशु कंवल कैमरा ऑन करो सभी बच्चे। मैं नाम बोल रहा हूँ लास्ट बार, मैं बार बार नहीं बोलूंगा इतना, जल्दी से कर लो फटाफट। दीपेश श्रीबंधु कर लिया सर, जब भी से ऑन है मेरा। ठीक है, ठीक है, अभी दिख रहे हैं बच्चे, अब सारे दिख रहे हैं, ओके। तो बेटा देखो, पहले तो कल का रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कल की क्लास में कौन एब्सेंट था आप लोगों में से? कोई एब्सेंट था? दिशा, मानसी, चलो। तो बेटा कल हमने एक बार कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं जल्दी से। Faraday's law of electrolysis, first law. What did the first law say? The mass of the metal deposited or liberated, mass of the gas liberated at anode is directly proportional to the charge flowing in the circuit in the electrolytic cell. एक सेल के अंदर बेटा जितना चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगा? वेट डिपॉजिट होगा। फिर वहां से हमारे पास बेटा एक रिलेशन आता है W is equal to Z into I into T, where Z was the electrochemical equivalent, ठीक है, and depend upon the nature of the electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। I was the current and T is the time, ठीक है। और अगर चार्ज के टर्म्स में लिखे तो कैसे होगा? W is equal to ZQ, है ना। चार्ज को अगर हम I और T के टर्म्स में लिखें तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है। ये तो बेटा फर्स्ट लॉ था, ठीक है, सिंपल है बहुत ही, इसमें कोई ज्यादा याद करने की चीज नहीं है। सेकंड लॉ के अंदर बेटा हमने क्या देखा था? अगर हम एक से ज्यादा सेल्स को सीरीज में ज्वाइन करते हैं बेटा, इफ वी कनेक्ट मोर देन वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स इन सीरीज, और सीरीज के अंदर आपको पता है जो भी आप बेटा वहां पर बैटरी अप्लाई करोगे तो करंट जो है वो तीनों के अंदर, मतलब जो भी आपने सेल्स लिए हैं उनके अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी बेटा? सीरीज के अंदर सेम करंट फ्लो करेगा, है ना। सेम करंट जब फ्लो करेगा तो मैंने आपको बताया था बेटा जो उनके वेट की रेशो है, यानी कितना वेट मेटल का डिपॉजिट होगा अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, सभी के अंदर कैथोड के ऊपर मेटल डिपॉजिट होगा, उनकी रेशो बेटा किसके बराबर होगी? उनके इक्विवेलेंट वेट की रेशो के बराबर है, ठीक है। जितना मेटल डिपॉजिट होगा उनकी रेशो बराबर होगी उनके इक्विवेलेंट वेट की, दैट इज W1 अपॉन W2। अगर इस तरीके से प्रेजेंट करें तो बेटा इक्विवेलेंट वेट की रेशो के बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 1 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 2। तो अगर मानो हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, दो अलग अलग सेल्स लिए हैं, तो उनमें जो भी बेटा इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे अगर जिंक सल्फेट लिया और कॉपर सल्फेट लिया है तो कल का एग्जांपल दिया था, कोई भी दो मेटल ले सकते हैं। जो मेटल की बेटा इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं उसी का मेटल हमेशा उसका मेटल डिपॉजिट होगा, दैट इज यहाँ पर जो भी मेटल डिपॉजिट होंगे दोनों के अंदर, उनको आपने बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, दो टर्मिनल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दो
यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, और दूसरा बेटा ये नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव। तो यहाँ पर बेटा मान लो कॉपर सल्फेट के लिए कोई सा भी सॉल्ट ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर क्या डिपोजिट होगा, कॉपर डिपोजिट होगा। और यहाँ पर अगर हम ले दूसरा सॉल्ट, कोई और इलेक्ट्रोलाइट ले लें, जैसे यहाँ पर AgNO3 ले लो, सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पर बेटा क्या डिपोजिट होगा, Ag डिपोजिट होगा। अब यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज आपको मैंने बताई थी कि जितना कॉपर का वेट डिपोजिट होगा, W1 ऑफ कॉपर अपॉन वेट डिपोजिटेड ऑफ सिल्वर, ये बेटा किसके बराबर होगा, इनकी इक्विवेलेंट वेट, यानी जितना कॉपर का इक्विवेलेंट वेट होता है और जितना सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट होता है उसकी रेशो के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हम जो है, अगर हमें किसी का भी सॉल्ट का निकालना हो वेट, तो हम इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा चलो थ्योरी से ही आपको फैराडे वाला कंसेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद ही क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो एक बार देखो, आपको कल समझाया था व्हाट इज फैराडे और फैराडे कांस्टेंट किसको बोलते हैं दिपेश, व्हाट इज 1 फैराडे, सिंपली इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेटा जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम 1 फैराडे या 1 फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 96485 कूलम पर मोल, ये यूनिट है, ठीक है। तो ये 96485 कैसे आया, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है दर्शन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा चार्ज कितना होता है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये होता है सिंपली। अब अगर इसको 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 मोल के अंदर कितना सब्सटेंस है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस की बात करूं तो उसके अंदर बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, दैट इज 6.02 टू 10 की पावर 23 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑलमोस्ट 96500, ये बेटा चार्ज आएगा और इसी चार्ज को बोलते हैं 1 फैराडे। तो ये फैराडे का कंसेप्ट जो है ना, इलेक्ट्रो देखो जो फैराडेज लॉ हमने पढ़े हैं उसमें फैराडे के कंसेप्ट से समझने की कोशिश करो आप लोग। 1 फैराडे चार्ज बेटा कितना होगा, वो चार्ज है जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। तो अब मान लो अगर किसी मेटल आयन को किसी केटायन को रिड्यूस करना है, कल मैंने आपको बताया था अगर कॉपर को रिड्यूस करना है बेटा या सोडियम आयन को रिड्यूस करना है तो अपने को कितना चार्ज देना होगा, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, रब करते हैं एक बार, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, जैसे मान लो अगर आपके पास ये रिएक्शन है कैथोड पर बेटा क्या हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, मतलब कि जैसे सोडियम मेटल है तो सोडियम मेटल का बेटा Na पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रिड्यूस होने के लिए, रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, 1 मोल Na पॉजिटिव आयन को कितने चार्ज की जरूरत है, तो इट रिक्वायर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। यही 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड 1 फैराडे 1F, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे बोल सकते हैं 1 मोल सोडियम आयन को रिड्यूस करने के लिए बेटा कितना चार्ज चाहिए, 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग है। कॉपर के लिए क्या हो जाएगा, अगर इस U2 पॉजिटिव की आयन की बात करोगे तो उसको बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो उसके लिए हो जाएगा, अगर मैं कहूंगा 2 मोल ऑफ कॉपर आयन को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं कहूंगा इसके लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 2 फैराडे चार्ज चाहिए,
ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? इतना समझ में आया? सॉरी 2 मोल लिख दिया, 1 मोल कॉपर आया, 1 मोल कॉपर आया, 1 मोल कॉपर आया होगा बेटा। एक कॉपर के 1 मोल Cu2 पॉजिटिव आयन को रिड्यूस करना है अपने को, ठीक है, तो वी विल रिक्वायर 2 फैराडे चार्ज। 2 फैराडे का मतलब क्या हुआ, वैल्यू कितनी हो जाएगी दोनों की, यहां पर तो हो जाएगा 96487.485 कूलम, है कि नहीं, और यहां पे कितना चार्ज चाहिए होगा एक्चुअल में, समझ रहे सभी बच्चे, इतना चार्ज चाहिए आपको अगर आप 1 मोल को रिड्यूस कराना चाहते हो, ठीक है, यहां तक ठीक है, सबको समझ में आ रहा है तानिया? सिंपल। अब इसी से जुड़ी हुई, हाँ इसी से जुड़ी हुई थोड़ी सी और आगे की बात करते हैं। यहां पर मैंने कहा कि 1 मोल सोडियम आयन को रिड्यूस करना है तो अपने को बेटा इतना चार्ज चाहिए, 1 फैराड चार्ज चाहिए, 96485 कूलम चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपसे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 या फिर 1 फैराडे चार्ज से कितना कॉपर का वेट डिपॉजिट होगा, सुनना ध्यान से, कितना कॉपर का वेट डिपॉजिट हो रहा है, तो बताओ मुझे, कॉपर सॉरी आयरन का, सोडियम का कितना है वेट डिपॉजिट होगा, 1 फैराडे ऑफ, यहाँ लिखो 1 फैराडे प्रोड्यूसेस हाउ मच ग्राम ऑफ कॉपर ऑफ सोडियम, पहले सोडियम का देखो, 1 फैराडे चार्ज से कितना वेट डिपॉजिट होगा बेटा सोडियम का, कितना प्रोड्यूस होगा, ध्यान से देखिए इसको, अगर 1 मोल सोडियम आयन से 1 मोल चार्ज चाहिए तो 1 मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है सोडियम, बोलो 1 मोल ऑफ सोडियम इज फॉर्म, और सोडियम की 1 मोल का, अच्छा एक सोडियम की 1 मोल का मास कितना होता है प्राची, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, ये मोल कंसेप्ट में बच्चे यहीं आके फंस जाते हैं, 23.5, हाँ 23 पॉइंट, जो भी उसका एटॉमिक मास होता है बेटा, जो भी उसका एटॉमिक मास होता है वही वैल्यू आ जाएगी, तो मैं ये कह सकते हैं जस्ट 23, जो भी आप बता रहे हो 23.5, ये 23 ग्राम जो है ये डिपॉजिट होगा सोडियम के केस में 1 फैराडे चार्ज से। अब इसी चीज को नीचे वाले केस में देखो, कॉपर के केस में क्या होगा, कॉपर के केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 1 फैराडे प्रोड्यूसेस, 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा कॉपर, कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा, तो कैसे निकालेंगे, यहां पर हमें देखना होगा कि एक फैराडे चार्ज से कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कॉपर, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं एक कॉपर के मोल को बनाने के लिए, इसका मतलब 1 फैराडे चार्ज से कॉपर का बेटा कितना मोल बनेगा, अगर 2 से 1 बनता है 2 फैराडे यूज करके, तो इसका मतलब 1 फैराडे से कितना होगा, 1 फैराडे से कितना प्रोड्यूस होगा, हाफ मोल होगा, हाफ मोल कॉपर, समझ गए सभी बच्चे, बस अगर ये चीज समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, तो 1 फैराडे से बेटा कितना ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर, 0.5 मोल ऑफ कॉपर, और कॉपर के 1 मोल का मास है, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, उसको 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल 0.5 से तो अपनी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 63 पॉइंट, कितनी हो जाएगी कल आपको 68 पॉइंट एग्जैक्टली है, मास तो हमेशा ही कंफ्यूज करता है, 68 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, कॉपर का हो गया 63.5 ही है, ठीक 63.5, तो बेटा इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 31.85 ग्राम, ये इतना मास बेटा डिपॉजिट होगा, ये चीज समझ में आई सबको, इस तरीके से बेटा आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आता है, नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन है, जेई में भी क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली, तो इसमें इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इतना चार्ज, ठीक है, अभी बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होनी है, क्योंकि अगर मैं मोल्स पूछूंगा तो आपको मोल्स बोलने हैं, ठीक है, अगर हम उसका बेटा मास पूछेंगे तो सिंपली 1 मोल का मास का मतलब है उसका एटॉमिक मास,
अगर मेटल की बात करेंगे तो मेटल का कितना एटॉमिक मास है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के अंदर क्या नोट्स के अंदर भी दे रखा है, अगर नोट्स कंप्लीट करें बेटा तो खोल के रखेंगे सेकंड पेज पार्ट 5 के नोट्स के अंदर सेकंड पेज के अंदर मैंने दिया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो इसमें 3 इलेक्ट्रोलाइट लिए बेटा, 3 इलेक्ट्रोलाइट लिए, देखिए दिख रहा है, बोर्ड पे ड्रॉ करता हूं। अगर हम बेटा 3 डिफरेंट सेल्स को सीरीज में अप्लाई करें तो कैसे होगा। अगर सीरीज में लगा सके तो देखो कैसे होगा। उसमें आपको तीनों का वेट डिपोजिट निकालना है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। फैराडे ने इस तरीके से बेटा बहुत सारे सेल्स का मास निकाला, कितना डिपोजिट होगा। 3 सेल्स ले लो, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, फिर दूसरा वाला लेंगे, फिर एक थर्ड लेंगे, ठीक है। तीनों बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो पहला वाला जो सॉल्यूशन लिया है हमने बेटा, पहला आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लो, सिल्वर के लिए लो। तो यहां पर आपको AgNO3 लेना है, सिल्वर नाइट्रेट बेटा, AgNO3 बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स है डिपोजिट, ये देखो, ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे में बेटा आप क्या लोगे, दूसरे में कॉपर ले लो। कॉपर का कोई सॉल्ट लेते हैं, तो मैंने कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है, कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, कॉपर सल्फेट ले लिया हमने। इसमें ये भी बेटा ध्यान रखना आप लोग दर्शन कि बेटा जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, जैसे अगर हमने AgNO3 लिया है तो यहाँ पर कैथोड पर बेटा क्या डिपॉजिट होगा दर्शन, इसके ऊपर कैथोड पर क्या डिपॉजिट होगा, इस पर कौन सी लेयर डिपॉजिट होगी, सिल्वर। जिस मेटल का सॉल्ट लेंगे वही तो रिड्यूस होगा, यहाँ पर Ag डिपॉजिट होगा बेटा। इसी तरीके से अगर आप कॉपर सल्फेट लोगे तो कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोड लोगे तो क्या डिपॉजिट होगा, यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट, ठीक है। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं। गोल्ड का कोई सॉल्ट ले लो, गोल्ड का कौन सा सॉल्ट है, AuCl3, ठीक है, AuCl3 बोलते हैं। ये भी बेटा एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है आपका। तो इस तरीके से 3 डिफरेंट सेल्स लिए आपने, दिख रहा है बेटा सबको। पहले सेल के अंदर AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इसमें आपने सिल्वर डिपॉजिट होगा इसमें, ठीक है। अच्छा, तीनों को कनेक्ट भी कर देते हैं बैटरी के साथ। तो इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी के साथ जोड़ देंगे, ठीक है बेटा। ये पॉजिटिव एंड है आपको, ये पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव के साथ आगे जाएंगे सीरीज में कनेक्ट करना है ना अपने को, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो सीरीज में ऐसे कनेक्ट करते हैं बेटा, देख लो तीनों सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है। ध्यान देना, सीरीज का मतलब क्या होता है कि कैथोड को पॉजिटिव के साथ जोड़ोगे इस तरीके से, ठीक है। ये सीरीज कनेक्शन है बेटा, तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सीरीज में कनेक्शन है, ठीक है। तीन सॉल्ट बेटा हमने लिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बेटा हम ये एनालाइज करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं बेटा कि तीनों के अंदर अगर तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो जैसा कि फैराडे ने कहा था कि तीनों के अंदर कितना मेटल डिपॉजिट होगा, उनकी रेशियो निकालेंगे, उनका मेटल का सॉरी। तो देखो 3 सॉल्ट के अंदर बेटा AgNO3 कॉपर सल्फेट और AuCl3 के अंदर क्या रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होने वाला है, और कैथोड पर बेटा रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा,
अगर यहाँ पर देखोगे तो Ag पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करने वाला है, सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कॉपर में क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर Cu प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन बेटा एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके के बोर्ड के साथ होगा, Ag3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और Au में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है रिएक्शन जो मैंने लिखा है बेटा, बोर्ड पर ध्यान दो। बोलो आगे समझ में, यहां तक जैसे मैंने पिछले वाले केस में भी बताया था, बिल्कुल वही है, ठीक है। अब बेटा यहां पर देखो कितने मोल्स बनने वाले हैं, कितने मोल्स मेटल के डिपॉजिट होंगे दिपेश। तो अगर हम सिल्वर के केस में देखें तो बेटा हमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है एक Ag पॉजिटिव को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि 1 फैराडे चार्ज अगर इस बैटरी में पास करेंगे, जस्ट अगर 1 फैराडे चार्ज को फ्लो करेंगे तो बेटा कितना डिपॉजिट होगा, कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, 1 मोल Ag, ठीक है। आगे सबको समझ में इतना बोले, 1 मोल बनेगा सिंपल, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हम दे रहे हैं सिल्वर को तो 1 मोल रिड्यूस करके उतना ही चार्ज अपने को चाहिए। अगर हम 1 मोल Ag पॉजिटिव को रिड्यूस करेंगे तो बेटा अपने को 1 फैराडे चार्ज चाहिए होगा, है ना, तो 1 मोल सिल्वर बन जाएगा, ठीक है। प्राची बेटा आया समझ में इतना, बिल्कुल पिछले वाला जो अभी समझाया है वही चीज दोबारा है, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर के केस में क्या होगा, कुलजीत आ रहा है समझ में, कुलजीत चौहान आ रहा है, ये क्वेश्चन बेटा आते हैं डायरेक्टली, इसीलिए बता रहा हूं। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर अगर आप कॉपर सल्फेट के केस में देखोगे तो यहाँ पर अगर 2 फैराड चार्ज दोगे, 2 फैराडे चार्ज दोगे, तब कॉपर का कितना प्रोड्यूस होगा, तब कॉपर का 1 मोल कॉपर बन रहा है ना। 2 फैराडे चार्ज अगर हम दे रहे हैं बेटा तो 1 मोल जो है बनेगा, लेकिन एक्चुअल में बैटरी में कितना चार्ज दे रहे हैं, मैंने बताया ना, अगर आप ये मान के चलो 1 फैराडे चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, बैटरी में बेटा 1 फैराडे चार्ज सप्लाई हो रहा है, तब हमें निकालना है कितना कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो फिर कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा, यहाँ पर सिर्फ हाफ मोल बनेगा, 1 फैराडे के लिए कितना हो जाएगा, 0.5 मोल ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, ठीक है। इसी तरीके से गोल्ड के केस में होगा, गोल्ड में बेटा क्या हो जाएगी रेशो, गोल्ड में भी 3 फैराडे चार्ज चाहिए, 3 फैराडे चार्ज से 1 मोल गोल्ड बनेगा, यानी 1 फैराडे से बेटा कितना बनेगा, 1/3 मोल ऑफ Au इज फॉर्म, है ना। ये चीज सबको समझ में आ गई, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तीनों के केस में बेटा दिख रहा है आपको, सिल्वर के केस में तो क्या हो रहा है, 1 फैराडे चार्ज किया तो 1 मोल बनेगा सिल्वर का। यहां पर बेटा सेम करंट फ्लो कर रहे हो, सेम करंट फ्लो कर रहे हो दिशा, मतलब कि सेम चार्ज है, तो कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा, 0.5 मोल ऑफ कॉपर। और इसी तरीके से AuCl3 के लिए बेटा अगर देखें गोल्ड के लिए तो 1/3 हो जाएगा। अब तीनों का आपको अगर मास निकालना है, तीनों का वेट निकालना है, कितना वेट डिपॉजिट हुआ, तो अभी जैसे एटॉमिक मास लिखा था आपने वो वैल्यू लिख दो, तीनों का निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सिल्वर के लिए बेटा कितना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा एटॉमिक वेट, सिल्वर का कितना है, कॉपर का कितना है और गोल्ड का कितना है, तीनों का गिवन होगा। कॉपर का तो अभी गिवन किया था 63.5 U, है ना, इतना होगा। और बाकी दोनों का भी मैं बता देता हूं, तो आप लोग निकाल सकते हो आसानी से। सिल्वर के लिए बेटा है यहाँ पर कहाँ गया सिल्वर, 107.8,
107.87 107.87 ग्राम, ये बेटा इसका एटॉमिक मास है। गोल्ड के लिए कितना है? गोल्ड के लिए वैल्यू है 196.9, यानी कि 197 ले सकते हो आप, अप्रोक्सीमेटली 197 यूनिट। तो निकाल सकते हैं बेटा तीनों का मास। तीनों का मास कैलकुलेट करके देखिए एक बार कितना कितना आएगा। सिल्वर बेटा कितना डिपॉजिट होगा 1 फैराडे चार्ज से? 107.87 है कि नहीं? बोलो, सबसे ज्यादा तो सिल्वर ही डिपॉजिट होगा 1 फैराडे। इसी तरीके से बेटा कॉपर सल्फेट के केस में क्या होगा? 1 फैराडे से कितना होगा? 63.5/2 कितना हो गया? 31.8, अप्रोक्सीमेटली 31.8 ग्राम। और गोल्ड के केस में बेटा क्या होगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो गोल्ड में हो जाएगा 1 फैराडे से 197/3, इट इज इक्वल टू 6 3 80 और 17 मतलब कि 5 65.20 यानी 35.7 ग्राम। तो बेटा इस तरीके से इतना वेट आप तीनों का निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अभी इतना समझाने के बाद अब मैं आपको एक चीज, बहुत सिंपल सी चीज बताऊंगा, देखना ध्यान से सुनना। तो आप लोग एक चीज ध्यान देना, अगर आपको और भी जल्दी कैलकुलेशन करना है यश, अगर आपको और जल्दी कैलकुलेशन करना है कि कितना वेट डिपॉजिट होगा, तो आप लोग एक चीज को समझ लो कि 1 फैराडे चार्ज, सुनो, 1 फैराडे चार्ज को निकालने के लिए आप ये देखो कि किसकी कितनी वैलेंसी है। किसकी कितनी वैलेंसी है ऋषि? देखो सिंपल सी बात बताता हूं, अगर सिल्वर की वैलेंसी 1 थी, सिल्वर की वैलेंसी 1 थी बेटा, तो इसका मतलब ये है कि 1 फैराडे चार्ज से एक एटॉमिक मास, यानी जितना उसका एटॉमिक मास है डायरेक्टली उतनी वैल्यू बन रही है कि नहीं? यही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना सभी बच्चे? कॉपर की वैलेंसी 2 थी, कॉपर की वैलेंसी 2 थी, तो इसलिए वहां बेटा 2 से डिवाइड करना पड़ा। सिंपल, ये ट्रिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फटाफट कैलकुलेशन भी करना नहीं पड़ेगा। ऐसी बेटा अगर AuCl3 की बात करें दिपेश, तो AuCl3 के अंदर बेटा गोल्ड की वैलेंसी 3 है, +3 वैलेंसी है। AuCl3 का मतलब क्या है? Au3+ आयन है, ठीक है। तो अगर बेटा आपको वैलेंसी पता है, कल भी मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट वेट का क्या मतलब है, तो वो यही चीज है। आप इक्विवेलेंट वेट पर ध्यान दो कि तीनों का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट पता है, जो भी मेटल्स का पता है, तो आप डायरेक्टली बेटा उसका वेट डिपॉजिट निकाल सकते हो। सिंपली उसके एटॉमिक मास को किससे डिवाइड कर दो? उसकी वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दो। एन फैक्टर जिसको बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, उससे डिवाइड कर दो तो निकाला जा सकता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे एल्यूमिनियम का पूछूं, अगर मैं पूछूं यश 1 फैराडे चार्ज अगर फ्लो कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम का कितना वेट डिपॉजिट होगा विदाउट एनी कैलकुलेशन? कैसे कर सकते हैं? 1 फैराडे चार्ज अगर किसी बैटरी में, इलेक्ट्रिक सेल में फ्लो कर रहा है, AlCl3 सॉल्ट लिया मैंने, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो इसमें बेटा एल्यूमिनियम का कितना वेट डिपॉजिट होगा? जितना एल्यूमिनियम का, हाँ, जितना एल्यूमिनियम का वेट एटॉमिक मास है, उसको क्या कर दो? सिंपली 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 फैराडे चाहिए। बस मैं यही चीज आपको समझा रहा हूं। इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हो, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैग्नीशियम का है, सोडियम का है, तो मैग्नीशियम का भी निकाल सकते हो। अगर यही चीज आपको मैग्नीशियम के लिए पूछूं, तो मैग्नीशियम के लिए कैसे निकालेंगे? जितना मैग्नीशियम का मास है, मैग्नीशियम का मास कितना है? 24 आई थिंक है ना, 12 to 24 मैग्नीशियम का हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल 24.3 है, 24.3 अगर एग्जैक्टली देखें तो मैग्नीशियम के बेटा अगर 1 फैराडे चार्ज फ्लो कर रहा है देवांशु, 1 फैराडे चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कितना मैग्नीशियम का वेट डिपॉजिट होगा? जस्ट सेकंड्स के अंदर निकाल सकते हैं, 12.15 समथिंग, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ गई, ठीक है।
अब क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से कंफ्यूज कर सकता है, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी पूछेगा, वेट के टर्म्स में भी पूछेगा, इसलिए मैंने दोनों चीज समझाई है। मोल्स भी समझ लो, ठीक है, और वेट की कंसेप्ट समझ लो। यहां पर एक चीज बच्चे कंफ्यूज नहीं होना कोई भी बच्चे कि केटायंस की बात करते हैं जब, जैसे अगर मैं बोलता हूं एक सोडियम के आयन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कितने फैराडे चाहिए, तो वो आयन की बात हो रही है। एक तो आयन के बारे में पूछ सकते हैं, दूसरा बेटा मेटल का वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो बस उसी तरीके से आप दोनों का निकाल सकते हो, सिंपल है। चलो, तो अब मैं अगला टॉपिक आपको करा रहा हूं, थ्योरी कराऊंगा। क्वेश्चंस आपके आज के करके देखना सभी बच्चे, जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, नीट के क्वेश्चंस हैं, कुछ जेई के क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है। ये थोड़ा सा एक सेट दिया, और भी दूंगा, करें ऋषि, तो फिर बताना कि कितना हुआ। तो अगला टॉपिक बेटा पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आखिर कैसे प्रोडक्ट बनते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, कौन कौन से प्रोडक्ट कब बनते हैं। तो इसके लिए बेटा आपको ध्यान देना है, एक बार आपने जब NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस मैंने बताई थी, याद करो, पहले एक बार पढ़ा चुका हूं, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करी थी। तो बेटा उस इलेक्ट्रोलिसिस में आपने क्या प्रोडक्ट बने थे, याद है आपको? एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बने थे? बताएं, भूल गए? जनरली कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा और एनोड पर क्या बनेगा, ये चीज आपको याद कर लो, इंपोर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सोडियम क्लोराइड की बेटा जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे NaCl मोल्टन की, तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं? ये देखो, आपने NaCl सॉल्ट लिया, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स रखी, यहाँ पर बेटा जो आप NaCl ले रहे हो, ध्यान देने की बात है, वो एक्वस NaCl सॉल्यूशन नहीं है मानसी, एक्वस NaCl सॉल्यूशन नहीं है, मैंने बोला मोल्टन NaCl सॉल्यूशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वंशिता, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? अगर मैं बोल रहा हूं मोल्टन NaCl और मैं बोल रहा हूं एक्वस NaCl सॉल्यूशन, समझ रहे हैं? बताओ मानसी क्या है? एक्वस मतलब डिसॉल्व। अरे एक्वस का मतलब सिंपल क्या होता है यश? एक्वस मींस, अरे एक्वामैन, इतना तो हॉलीवुड, एक्वा कहीं पर भी आ जाता है। एक्वा का मतलब क्या है? वाटर। वाटर। तुरंत बेटा दिमाग में तुरंत आपके आना चाहिए, एक्वस का मतलब वाटर। यानी मैं जब बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं NaCl प्लस वाटर की। और जब मैंने बेटा बोला मोल्टन NaCl, तो मैंने सिर्फ NaCl की बात करी, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे इसमें, अगर NaCl यूज करूंगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, कीटायन Na पॉजिटिव होगा और एनायन क्लोराइड आयन होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ रहा है? फिर ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर देखोगे, एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। तो एक चीज तो बेटा शुरू से लेके आखिर तक मैं बोलता आ रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही कामयाब है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आते हैं। और एक चीज बच्चों को नहीं भूलनी किसी को भी, कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चाहे बेटा वो गैल्वेनिक सेल की बात हो या हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, क्या नहीं भूलना है दिशा, कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन, ठीक है। अगर ये बात याद है आपको, तो सब कुछ आप अपने आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीडेशन कैसे होगा और रिडक्शन कैसे होगा, इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा, एक सोचने की बात, किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा मानसी? ऑक्सीडेशन का मतलब नहीं, ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल तरीके से सोचो, ऑक्सीडेशन मींस इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन बेटा किस में से निकाल सकते हो, जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोच के बताओ, इन दोनों में से किसके पास इलेक्ट्रॉन है? क्लोरीन। क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, Cl नेगेटिव आयन।
इस क्लोराइड आयन के पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्योंकि बेटा सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया Na पॉजिटिव आयन, तो अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, अब तो वो चाहता है कि वापस इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए, ठीक है। तो यहां पर बेटा एनोड पर क्या हुआ, आपका ऑक्सीडेशन हुआ, दिस इज एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन था, वहां पर क्लोराइड आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बेटा क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ Cl2, ठीक है। बिल्कुल सही है सॉल्यूशन, आ गया समझ में, सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पर बेटा क्या होने वाला है, क्लोराइड आयन जो है इसमें से निकल के और क्लोरीन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। तो क्लोरीन गैस कहाँ पर लिबरेट हो रही है, क्लोरीन गैस बेटा किस पर लिबरेट हो रही है, Cl2 गैस एनोड पर हो रही है। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। बस इतनी बात ध्यान रखो, फिर आपकी सारी प्रोसेस होती चली जाएगी। तो यहाँ पर बेटा रिडक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो वहां पर रिलीज हुआ है वो यहाँ पर आएगा बेटा, Na पॉजिटिव उसको इलेक्ट्रॉन को लेकर सोडियम मेटल में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने आपको ये चीज बताई थी, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में सोडियम मेटल जो है बेटा वो कैथोड के ऊपर रिलीज डिपॉजिट होगा और क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर रिलीज होती है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो बेटा, ये तो मैंने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस बताई, अगर सोडियम क्लोराइड मोल्टन की बात करें मोल्टन स्टेट में, लेकिन आप यहाँ पर बेटा एक चीज और देखो, अगर यहाँ पर NaCl की जगह NaCl प्लस वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ले लें, जिसको ब्राइन सॉल्यूशन भी बोला जाता है। ये ब्राइन सॉल्यूशन कहां पर था दिपेश, याद आ रहा है कहीं पर, ब्राइन सॉल्यूशन पढ़ा है कहीं, NaCl प्लस वाटर, ये 10th क्लास में एक रिएक्शन था जिसको क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, अगर इंडस्ट्रीज की बात करें बेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। एक ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड होता है ये, केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉस्टिक सोडा का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि डाई में यूज करते हैं इसको, बहुत जगह यूज करते हैं। हर इंडस्ट्री में अगर आप चले जाओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुत यूज होगा, कॉस्टिक सोडा जिसको बोलते हैं। डिटर्जेंट से लेकर और जितने भी आपके सोप्स, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल्स, ब्लीचिंग इंडस्ट्री, कहीं पर भी जाओगे सब जगह इसी को यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो NaOH बनता है प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन याद है किसी को, या भूल चुके हो पूरी तरह से, भूल चुके हैं है ना। उसका कारण क्या है, उसका बेटा रीजन क्या है कि उस टाइम पर ये रिएक्शन रटवाया जाता है ना ऋषि, उस टाइम पर रिएक्शन याद किया था, भूल गए। अब देखो वो रिएक्शन के अंदर बेटा ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, आप ध्यान से देखना सभी बच्चे, यहां पर आपको प्रोडक्ट और ऊपर के रिएक्शन में प्रोडक्ट अलग अलग नजर आ रहे हैं। वहां पर अगर NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है बेटा, अगर मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, NaCl लिक्विड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें बेटा क्या मिलता है, उसमें सोडियम मेटल मिल रहा है प्लस क्लोरीन गैस बन रही है, ठीक है बेटा। जबकि NaCl प्लस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें बेटा अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसा क्यों हो रहा है, यही आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। अभी मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेटा किस चीज पर डिपेंड करते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें बेटा प्रोडक्ट कैसे डिपेंड करते हैं, किस चीज पर, ये आप लोग पढ़ चुके हो वैसे। देखो एक बार देखना यहाँ पर, जब NaCl प्लस वाटर की बात करेंगे तो बेटा ध्यान देना, एक सेल के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है। पहले कौन से आयंस थे,
पहले सिर्फ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस थे, है ना, सिंपल सी बात है यश। तो दो आयंस थे, इनमें आपस में कंपटीशन था ऋषि, ध्यान से सुनो मेरी बात, इनमें आपस में कंपटीशन है कौन रिड्यूस होगा कौन ऑक्सीडाइज होगा, है कि नहीं, यस और नो, है ना। अभी दो खिलाड़ी, हाँ दो लोग थे, दोनों को रिक्वायरमेंट थी, एक रिड्यूस होना चाहेगा एक ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो बहुत ही आसानी से हो गया ये। सोडियम आयन बोला मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं रिड्यूस हो जाऊंगा, ठीक है। क्लोराइड बोला ठीक है भाई मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूं और मैं रिड्यूस हो ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा। तो ये सिंपल सी एक कहानी हो गई। तो वहां तो बेटा सिंपल था क्योंकि वहां पर कोई कंपटीशन नहीं था, यस, देयर वाज नो कंपटीशन फॉर गेटिंग रिड्यूस्ड या फॉर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन यहां पर बेटा देखेंगे जब NaCl और वाटर आप लोगे तो इन दोनों का डिसोसिएशन देखो कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है वाटर के अंदर। Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, और वाटर में तो डिसोसिएट होता है थोड़ा बहुत, होता है या नहीं, वाटर का डिसोसिएशन होगा या नहीं होगा ऋषि, अरे थोड़ा बहुत तो होगा, 5% भी डिसोसिएट हो गया तो आयंस तो आ ही गए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा ऋषि, यहां पर महाभारत होगी आयंस के बीच में कि कौन रिड्यूस पहले होगा, कौन आसानी से रिड्यूस होगा और कौन आसानी से ऑक्सीडाइज होगा। तो इसके लिए बेटा याद करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आ जाओ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने क्या पढ़ा है मानसी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा कौन आसानी से रिड्यूस होगा, कौन आसानी से रिड्यूस होगा, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर दो चीजें देख रहे हैं, सिंपली आपको बताता हूँ, एक Na पॉजिटिव आयन है और एक बेटा H पॉजिटिव आयन है। ये दो आयन दिख रहे हैं सबको, ये दोनों आयन है। पहले तो बेटा Na पॉजिटिव आयन था, पहले Na पॉजिटिव आयन था तो वो उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, आसानी से चला गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दो लोग खड़े हैं, Na पॉजिटिव भी है और H पॉजिटिव भी है। अब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू बेटा देखें, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कंपटीशन क्या क्या कर सकता है ना। सीटें 26 है कुलजीत, सीटें 26 है और टेस्ट देने वाले 26 लाख, तो फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर अपना कैमरा ऑन करके, जैसे बाकी बच्चों ने कैमरा ऑन कर लिया है, सिर्फ 9 बच्चे एक्टिव हैं, 9-10 बच्चे एक्टिव है मेरी स्क्रीन पर, ठीक है, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं। वो मैंने बताया था ना कल, कॉलेज के चक्कर लगाएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे आगे के भविष्य में। तो चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर कंपटीशन कैसे होगा देखेंगे। Na पॉजिटिव का बेटा रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है और H पॉजिटिव का कितना होता है, कौन बच्चा मुझे बता सकता है। हाइड्रोजन की बात करो एक बार, देखो ध्यान दो, चाहे आप सब कुछ भूल जाओ, इतना मत भूलना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि बेटा हाइड्रोजन कहां पर है, हाइड्रोजन सेंटर में है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना था याद करो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड था 0.0, था कि नहीं था, चलो। और सबसे ऊपर फ्लोरीन है, सबसे ऊपर फ्लोरीन है, और फ्लोरीन की वैल्यू बेटा अगर इतना भी भूल जाओ कितनी है तो प्लस तो याद रखोगे +3 टू समथिंग है, ठीक है। और नीचे की तरफ बेटा देखें तो लिथियम, लिथियम की लगभग -3 टू समथिंग वैल्यू है ना। ये समथिंग मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को केमिस्ट्री में लगता है कि याद ही करना है सब कुछ, तो फिर क्या करेंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। Na पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा ज्यादा है या कम है, बस मुझे अब ये बता दो ऋषि, सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, H पॉजिटिव का ज्यादा है या Na पॉजिटिव आयन का ज्यादा है। बहुत अच्छे से पढ़ाया था, भूल गए क्या होगा वंशिता, अच्छा कहां पर होगा मेटल ये तो बताओ, H पॉजिटिव से नीचे की तरफ है सोडियम या ऊपर की तरफ जाएंगे तब है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है भाई, यहां पर कहीं होता है सोडियम, Na पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल -2 पॉइंट समथिंग कुछ है, एग्जैक्टली अभी बताता हूं आपको, -2 पॉइंट -2.71 -2.71 वोल्ट है, ठीक है।
इतना बेटा इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2 और हाइड्रोजन का कितना है 0.0 वोल्ट। अब मुझे बताओ कौन सब्सटेंस आसानी से रिड्यूस होगी? मानसी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होता है आसानी से या फिर वाइस वर्सा है? इसके लिए एक सिंपल सी चीज बोली थी। यश क्या तरीका याद करने के लिए बोला था? लिथियम को याद कर लो और फ्लोरीन को याद कर लो, ये दोनों महान है। लिथियम के साथ क्या है? लिथियम क्या करेगा? लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा लिथियम। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरों को आसानी से रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, इसका मतलब आसानी से। ठीक है? लेकिन हमें तो हमें बेटा कैथोड की बात करनी है। हमने कैथोड पर देखना है ना कि सोडियम का क्या होगा या H पॉजिटिव, दोनों में से कौन होगा रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज का मतलब अपोजिट समझो। क्या मैं ये सही कहूंगा कि H पॉजिटिव आसानी से रिड्यूस हो जाएगा? क्योंकि H पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा सोडियम की रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है। तो आप लोग ऐसे याद कर लो, आप लोग ये चीज भी याद कर सकते हो, जो जिस तरीके से याद करना वैसे कर दो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? इतने मेथड्स हैं समझने के। तो मैंने ग्राफ में आपको बताया था बेटा, ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है, नीचे की तरफ जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है ना? तो उस रिड्यूसिंग पावर का मतलब ये होता है कि खुद ऑक्सीडाइज होने की क्षमता कितनी है। तो नीचे वाला बेटा ऑक्सीडाइज आसानी से होगा, और उल्टा का मतलब बोलेंगे तो H पॉजिटिव आयन आसानी से रिड्यूस होगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब आप ऐसा करो, सिंपल सी बात दिमाग में रख लो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो आसानी से रिड्यूस होता है ना? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो आसानी से रिड्यूस होता है। तो यहां पर बेटा कौन रिड्यूस होगा? H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव की बात करें तो इस बार क्या होगा? कौन लड़ाई जीतेगा? इस बार H पॉजिटिव जीत गया। तो H पॉजिटिव अगर जीत गया बेटा तो क्या करेगा? प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं, यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर कैथोड को प्रोडक्ट देखेंगे। सब कुछ मिक्सर हो गया, ठीक है? नीचे यहाँ पर लिखेंगे बेटा एट कैथोड। कैथोड पर हमारा क्या रिएक्शन होने वाला है? एक तो उसमें होता था H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, बेटा ये हाइड्रोजन गैस में बन जाएगा। और दूसरा होगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Na, है कि नहीं? दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल भी लिखूंगा मैं आपके सामने। इसके लिए बेटा वैल्यू होगा ये नेगेटिव 0.0 वोल्ट और इसके लिए वैल्यू है -2.71 वोल्ट। तो बेटा अब आप लोग एक बात याद रखो आपसे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो वही रिड्यूस होगा। अगर कंपटीशन हो जाए आयंस के बीच में कि कौन रिड्यूस हो रहा है आसानी से, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो ज्यादा पावर है उसके पास रिड्यूस होने की। ठीक है? तो यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो ये रिएक्शन होगा। ठीक है? ये तो कैथोड की बात हो गई बेटा। यहाँ तो कैथोड का समझ में आ गया आई थिंक सबको। अब एनोड पर देखो क्या होने वाला है। एनोड पर क्या चीज है? तो एनोड पर भी बेटा दो रिएक्शंस हैं। एनोड पर भी दो आयंस दिख रहे हैं आपको। एक बेटा है OH नेगेटिव आयन दिख रहा है और एक क्लोराइड आयन है। तो यहां पर जो क्लोराइड आयन है बेटा, पहले हमने देखा था कि क्लोराइड आयन रिड्यूस हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, सॉरी। तो उसका पोटेंशियल भी अगर हम देखें यहां पर, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लिखता हूं। तो क्लोराइड आयन बेटा अगर हमने इसे इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो क्लोराइड आयन किसमें कन्वर्ट होगा? हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। इसके लिए बेटा इसका रिडक्शन पोटेंशियल है
ई नेगेटिव की वैल्यू होती है प्लस 1.36 वोल्ट। और दूसरा बेटा देखो, दूसरा रिएक्शन क्या पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर, वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है। वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे होगा देखना, H2O बेटा किसमें कन्वर्ट हो सकता है, OH नेगेटिव आयन O2 प्लस ऑक्सीजन प्लस O2 प्लस 4H नेगेटिव आयंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी ई नेगेटिव की वैल्यू है 1.23 वोल्ट। अब यहाँ पर बेटा एक नया कंसेप्ट भी है जो आपको समझाना है मुझे, ओवर पोटेंशियल क्या होता है या ओवर वोल्टेज क्या होता है। तो नोट्स के अंदर बेटा देखेंगे आपको ओवर वोल्टेज दिख रहा होगा एक टॉपिक, इसके बाद मैंने जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में लिख रखा है ओवर वोल्टेज, ये ओवर वोल्टेज आपको समझना है। तो ओवर वोल्टेज बेटा देखो क्या है, एक्चुअल में ये दो रिएक्शन पॉसिबल है। अभी यहाँ पर देख लो, कोई नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पढ़ना बाद में। यहाँ पर देखो, एक तो बेटा रिएक्शन हो सकता है कि क्लोराइड आयन क्या करे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे और क्लोरीन गैस को लिबरेट कर दे। इस रिएक्शन के लिए बेटा ई नेगेटिव की वैल्यू ध्यान देना सभी बच्चे, ऋषि प्लस 1.36 वोल्ट है, ठीक है, प्लस 1.36 वोल्ट है। और वाटर के केस में अगर बेटा देखें तो वाटर का अगर हम देखें, वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। यस, वाटर कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा, प्लस 4H पॉजिटिव आयंस बनेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो ये भी रिएक्शन हो सकता है, दो रिएक्शन हो सकते हैं बेटा। यहां पर भी कंपटीशन है दोनों के बीच में ऑक्सीडेशन का, ठीक है। तो इस रिएक्शन की बेटा ई नेगेटिव की वैल्यू है प्लस 1.23 वोल्ट। अब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल को अगर देखें बेटा, तो यहां पर अभी मैंने इससे पहले आपको रिडक्शन के केस में बताया था, क्या याद करना था कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वही रिड्यूस होगा, है कि नहीं? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होता है। अब ऑक्सीडेशन के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट होगा ना, बिल्कुल अपोजिट है। यानी यहां पर अपने को ई नेगेटिव की वैल्यू कम देखनी है, तो कम किसकी दिख रही है आपको? अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखे, रुको, प्लस 1.23, ठीक है। तो यहां पर बेटा देखेंगे, तो वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेटा जो है वो क्लोराइड के अकॉर्डिंग जो है वो कम है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, दस द वाटर ऑक्सीडेशन शुड टेक प्लेस। तो एक्चुअल में बेटा रिएक्शन क्या होना चाहिए, हाँ ठीक है, ये रिएक्शन होना चाहिए। देखो, दिस रिएक्शन शुड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या रिएक्शन होना चाहिए बेटा, ये वाला रिएक्शन पॉसिबल होना चाहिए कि वाटर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। यहां पर बेटा सब कुछ सही होता अगर ऐसा होता तो। केमिस्ट्री इज ए सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जिसमें एक्सेप्शंस होती हैं, है ना। खास तौर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो देखते हो कि फर्स्ट एलिमेंट बेटा अलग बिहेव करता है और पूरा ग्रुप अलग करता है। तो ऐसे ही एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, इसको समझेंगे उसका रीजन क्या होगा। तो बेटा एक्चुअल में रिएक्शन तो यही होना चाहिए जो आपको मैंने बताया, वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और ये रिएक्शन पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में दर्शन क्या होता है, एक्चुअल में आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है, क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हुआ ये आप समझो, अब आपको बताता हूं। एक बेटा केमिकल काइनेटिक्स भी होती है एक चीज, केमिकल काइनेटिक्स मतलब कि किसी रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हो रहा है बेटा, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ रिएक्शन बेटा नेचर में बहुत फास्ट होते हैं और कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है बेटा, इट इज ए वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, यस और नो।
रस्टिंग जो है वो बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, एकदम से नहीं दिखेगा आपको उसका इफेक्ट, काफी टाइम लगेगा, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। जबकि बेटा अगर देखें कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, जैसे अगर एसिड के अंदर वाटर डाल दें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत जल्दी रिएक्शन होगा, या फिर देख लो बहुत सारे न्यूक्लियराइजेशन रिएक्शन भी होते हैं, बहुत जल्दी से हो जाते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक है कि एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन फॉर्म होनी चाहिए थी, ये रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन इस रिएक्शन की स्पीड ऋषि इतनी कम होती है, इट इज वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, इतना स्लो है बेटा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होंगे उनकी स्पीड बहुत कम होती है वंशिता, इतनी स्लो होती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले एनोड से, ठीक है, ये बैटरी मैंने कनेक्ट करी, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बेटा निकलेंगे तो अगर उनकी स्पीड इतनी कम है तो वो पहुंच ही नहीं पाएंगे, एक तरीके से वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे बेटा, यानी फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्टेंस फ्लो कर देंगे, तो एक्चुअल में ये रिएक्शन नहीं होगा। इसकी जगह ऐसे समझ लो जैसे दोनों की कैपेसिटी की बात करें तो दो लोग हैं बेटा जिनकी कैपेसिटी एक की कम है एक की ज्यादा है, मेरी भागने की कैपेसिटी कम है और मिल्खा सिंह की ज्यादा है, ठीक है, मान लो ऐसे समझ के चलते हैं। लेकिन बेटा क्या होगा, रेस वाले दिन मैं तेज दौड़ गया और वो स्लो भागा, मन नहीं कर रहा उसका, उसकी स्पीड कम है तो मैं जीत गया, क्या हो गया, रिकॉर्ड तो बन गया। ऐसे यहाँ पर हुआ, ये रिएक्शन होना चाहिए था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन बेटा इस रिएक्शन की स्पीड इतनी कम है कि ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए चाहता है, दे सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत कम होगी इस रिएक्शन के अंदर, और जबकि दूसरा जो क्लोराइड आयन है तब तक वो तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे भी चुका होगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स वो दे देगा तो कहीं ना कहीं क्या रिएक्शन हो जाएगा बेटा, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, इसकी जगह ये रिएक्शन होता है। तो इसी को बोलते हैं ओवर वोल्टेज, जो आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़े, ठीक है। तो चलो कल की क्लास में क्लियर करेंगे इसको दोबारा, फिर एक बार पढ़ना सभी बच्चे, इस टॉपिक को एक बार फिर दोबारा पढ़ना, और जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं बेटा लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन से, देखो 2-3 साल पुराने हैं, तो वो करना एक बार, क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और भी है मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस, चलो करो आप, ओके बाय, टेक केयर। गुड डे सर।